सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम जो वाक्य निर्माण कर रहे थे उसमें और आगे बढ़ रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको द्वितीय विभक्ति समझाई थी थोड़ी सी कि किस तरह से इस्तेमाल होती है, उसका रूप किस तरह से होता है। तो बेटा अब वाक्य निर्माण होता है ना, उसमें विभक्ति का ही मेन रोल होता है। तो और बहुत सारे वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें हो सकता है शब्द रूप बिना यूज करे भी अगर आपका काम चल जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जिनमें विभक्ति आपको इस्तेमाल करनी होगी। दूसरी बात बेटा, बहुत सारे बच्चों को विभक्ति में दिक्कत आ रही थी कि मैडम विभक्ति कैसे यूज होती हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है। और बेटा ये शुद्ध अशुद्ध में भी काम आती है, ठीक है, मतलब वाक्य निर्माण में, शुद्ध अशुद्ध में, कारक में, ठीक है। इसलिए मैं इनको वाक्य निर्माण की वीडियोस के साथ करा रही हूँ और क्रम से हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आज हमने एक वीडियो देखी द्वितीय विभक्ति की पहले बनाई और दूसरी अभी आ रही है, ठीक है। इसके बाद हम तृतीय विभक्ति पढ़ेंगे, फिर चतुर्थी, वाक्य निर्माण भी उसी के साथ करेंगे, शुद्ध अशुद्ध भी उसी में मैं समझाने का प्रयास करूंगी और कहीं ना कहीं कारक भी उससे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अभी जो मेन होता है द्वितीय विभक्ति में, कुछ शब्द होते हैं, ठीक है, कि कुछ शब्द हैं जिनको देखते ही आप समझ जाओगे कि यहाँ पे आपको द्वितीय विभक्ति लगानी है। उन शब्दों की आपको संस्कृत भी याद होनी चाहिए और उनकी हिंदी भी याद होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात मैंने आपको पहले भी समझाया है कि द्वितीय विभक्ति का रूप कैसे होता है, अम लगा करके होता है, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, ठीक है। पुल्लिंग में जैसे क्या होता है, बालक है ना, तो बालक का द्वितीय विभक्ति में रूप क्या होता है, बालकम। लता का लताम, ठीक है, जिसके अंत में आ है उसमें आम हो गया, और जिसमें बालक ए है, राम है, रामम, बालकम, नगरम, ग्रामम, अम लगता है, ठीक है। मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। द्वितीय विभक्ति अम लग करके होती है या आम स्त्रीलिंग में होती है, ठीक है। मान लो हरि शब्द है तो हरि में पीछे लगता मैं लगता हरिम। अगर धेनु शब्द है तो धेनुम, मैं ही लगता, मतलब अंत में हलंत मैं, इस तरह से होता है द्वितीय विभक्ति में, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ लेते हैं, आगे देखते हैं हम इनकी हिंदी समझिए। पहला शब्द हमने लिखा है अभीतः है। अभीतः का मीनिंग क्या होता है, दोनों ओर, यानी कि वाक्य में अगर आपको दोनों ओर शब्द मिल जाए, जैसे कि गांव के दोनों ओर नदी है, ठीक है, गांव की दोनों साइड क्या है, ओर का मतलब क्या है, साइड, ठीक है, दोनों ओर नदी है, तो वहां पे जो दोनों ओर है ना बेटा, उसकी संस्कृत क्या लिखोगे आप, अभीतः है, ठीक है। अगला शब्द है उभयतः, इसका मीनिंग भी दोनों ओर ही है, मतलब आप अभीतः और उभयतः में से दोनों में से कोई एक शब्द लिख सकते हैं कि गांव के दोनों ओर नदी है, ठीक है। तो दोनों ओर की संस्कृत क्या लिखोगे, सबसे पहले तो ये समझ लो, ठीक है, वाक्य फिर बताती हूँ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एक होता है चारों ओर, हम कह दे अगर कि गांव के चारों ओर वन है, जंगल है, ठीक है, या गांव के चारों ओर पेड़ है, ठीक है, या गांव के चारों ओर पार्क भी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, चारों ओर की संस्कृत वहां पे हम क्या लिखेंगे, परितः। ये पूरा का पूरा याद करिए बेटा। 3 प्रश्न आपके पेपर के हो रहे हैं, कारक हो रहा है, शुद्ध अशुद्ध भी इसी से हो रहा है, क्योंकि वहां पे भी आपको सही विभक्ति ही बतानी होती है, ठीक है। और वाक्य निर्माण का 5 नंबर का जो प्रश्न होता है वो भी इसी से हो रहा है, कम से कम मतलब आप ये लगा लिए 12 से 15 नंबर का जो है ना पेपर, वो यहाँ पे हल हो रहा है, ठीक है। अब अगला शब्द देखते हैं, नजदीक। अगर आपको बोला जाए निकट, पास की संस्कृत अगर बोले पास में या नजदीक में, निकट में, तो उसके 2 शब्द है, एक है समया, एक निकषा, दोनों में से एक लिख सकते हैं। हम बोले अगर गांव के नजदीक जो है ना वो नदी है, या नगर के पास में पर्वत है, गांव के पास में पर्वत है, तो वहां पे पास में की संस्कृत आप क्या लिखोगे, समया या निकषा, दोनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हैं। चलो अब आगे देखते हैं वाक्य। अब हमने यहाँ पे कुछ वाक्य वगैरह बना करके लिख दिए हैं, ठीक है। तो किस तरह से होता है, सेम वाक्य बनाए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। द्वितीय व्यक्ति का रूप मैंने बताया अम लग करके होता है, या जैसे हरि है तो हरिम होता है, लता है तो लताम होता है, धेनु है तो धेनुम होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। तो चलो अभी मैंने शब्द जो मैंने वहां पे बताए थे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, 2-3 शब्द यहाँ पे ऐड हो गए हैं। एक तो होता है हा शब्द होता है जब आप दुख प्रकट करते हो, ठीक है। धिक है, धिक का मतलब धिक्कार, अगर हम किसी को कहें ना धिक्कार है तुझे, तो नीरा मूर्ख है, ऐसा अगर बोलते हैं तो धिक्कार के लिए धिक शब्द इस्तेमाल करते हैं। और एक शब्द है लास्ट में प्रति। प्रति जो है ना की ओर बताता है, मतलब डायरेक्शन को बताता है। मतलब ये बोले ना कि गांव की ओर जाता है, तो की ओर अगर जाता है तो आप वहां पे प्रति शब्द इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आप और इस्तेमाल कर रहे थे अभी दोनों ओर, चारों ओर, इसमें पढ़ा था आपने, दोनों ओर, चारों ओर, सब ओर। सर्वतः यहाँ पे लिखा, मैंने वहां पे नहीं लिखा था। सर्वतः का मीनिंग क्या होता है, सब ओर, मतलब सारी दिशाओं में। अब ये जो प्रति है ना, प्रति का अर्थ है किसी एक स्पेशल डायरेक्शन है, मतलब एक डायरेक्शन में कोई काम हो रहा है, ठीक है, कि गांव की ओर जाता है, तो ग्रामम प्रति, ठीक है।
तो ये प्रति इस्तेमाल होगा। एक चीज़ मुझे लग रहा है समझ में आ गई होगी। चलो अभी हम पहला शब्द देखते हैं, अभितः। अभितः का मीनिंग मैंने क्या बताया था, दोनों ओर। और हमने यहाँ पे लिखा है ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति। इस वाक्य की हिंदी है, ग्रामम मतलब गांव के, अभितः मतलब दोनों ओर, वृक्षा मतलब पेड़, सन्ति मतलब हैं, गांव के दोनों ओर पेड़ हैं। ठीक है बेटा। तो जैसे आप अगर वाक्य बनाते हैं तो मैंने अभी अभी आपको समझाया है कि अभितः शब्द, दोनों ओर शब्द आएगा वाक्य में, तो दोनों ओर के लिए आप करेंगे इस्तेमाल क्या, अभितः शब्द। ठीक है, अभितः इस्तेमाल करोगे। और किसके दोनों ओर है, गांव के दोनों ओर है, जिसके दोनों ओर, जिसके चारों ओर, जिसके सब ओर, जिसकी ओर जाता है या जिसकी ओर कोई काम हो रहा है। ठीक है, वहां पे द्वितीय विभक्ति लगेगी उस शब्द में। तो अब यहां पे किसके दोनों ओर पेड़ है बेटा, गांव के दोनों ओर है, तो गांव में द्वितीय लगेगी। ठीक है, गांव की संस्कृत क्या होती है, ग्राम होती है। ठीक है, अब द्वितीय लगा करके क्या बनेगा, ग्रामम। ठीक है, उसमें आप ऊपर बिंदी भी लगा सकते हो। ये जो अम होता है ना, मैं को हटा करके बिंदी ऊपर लगा दो या मैं लिख करके हलंत लगा दो, दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, आपको हिंदी में वाक्य दिया है अगर, तो आप वहां पे दोनों ओर को देखते ही अभितः शब्द इस्तेमाल करो, और किसके दोनों ओर है उसमें द्वितीय लगाओ। गांव के दोनों ओर है, नगर के दोनों ओर है, वहां पे द्वितीय लगाएंगे। मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं वाक्य लिख करके भी आपको बताऊंगी, हिंदी का वाक्य लिख करके। एक होता है बेटा शुद्ध अशुद्ध। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे क्या दे, शुद्ध अशुद्ध वाला जो प्रश्न है, आपको क्या देगा, ये जो ग्रामम है ना, यहाँ पे रिक्त स्थान दे देगा और ये पूरा वाक्य लिखा होगा, या तो रिक्त स्थान दे देगा तो, और आपको कोष्टक में यहाँ पे 2 शब्द दे होंगे, 3 शब्द यहाँ पे ओब्लिग लगा करके दिए होंगे, तो आपको उनमें से सही ऑप्शन छांटना होगा। या क्या होगा, ग्रामम लिखा होगा तो यहाँ पे गलत लिख देगा, ग्रामाय लिख देगा और अंडरलाइन करके पूरा वाक्य सेम टू सेम लिख देगा, अभितः वृक्षा सन्ति, फिर ये ब्रैकेट में कोष्टक में ऑप्शन देगा और कहेगा यहाँ पे ग्रामाय की जगह पे क्या आना चाहिए, सही कर दो। इस तरह से आपका शुद्ध अशुद्ध का प्रश्न आता है। वो एक वीडियो हमने शुद्ध अशुद्ध की बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कई सारे प्रश्न हल हो रहे हैं, वीडियो को बिल्कुल भी बीच में बंद मत करना, जरूर देखना पूरी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है आपका परितः है। अब उभयता यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, उभयता का भी सेम ही मीनिंग होता है, अभी अभी मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे जो अभितः है ना, उसकी जगह पे दोनों ओर के लिए आप उभयतः शब्द भी लिख सकते हैं, सेम मीनिंग होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अगला शब्द देखते हैं, परितः। परितः का मतलब क्या होता है, चारों ओर, गाँव के चारों ओर पेड़ है। सेम वही वाक्य लिया है मैंने, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, जो यहाँ पे अभितः था ना, उसकी जगह पे मैंने यहाँ पे परितः लिखा है, बाकी वाक्य सेम टू सेम है। ठीक है, आपने हिंदी का वाक्य देखा कि गांव के चारों ओर पेड़ है, चारों ओर देखते ही आप परितः शब्द इस्तेमाल करोगे, और किसके चारों ओर है उसमें द्वितीय विभक्ति लगाओगे। तो गांव के चारों ओर है तो आप ग्रामम लिखोगे, नगर के चारों ओर है तो आप नगरम लिखोगे। ठीक है, अगला शब्द देखते हैं। अगला है सर्वतः। सर्वतः मतलब सब ओर, तो आप लिखा है ग्रामम सर्वतः वृक्षा सन्ति। सेम तरीका मैंने आप यहाँ पे अपनाया हुआ है। आप देखिए सारे वाक्यों में मैंने यही किया है, सिर्फ एक शब्द चेंज किया है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, सब ओर के लिए सर्वतः शब्द इस्तेमाल यहाँ पे कर दिया है कि गांव के सब ओर पेड़ है, किसके सब ओर है, गांव के, तो गांव में द्वितीय लगाओगे। अगला शब्द है समया। समया का मीनिंग होता है नजदीक, तो मैंने बोला है गांव के नजदीक सरह अस्ति। सर का मतलब क्या होता है, तालाब होता है, जलाशय। ठीक है, तालाब, कि गांव के नजदीक तालाब है, किसके नजदीक है, गांव के, तो गांव में द्वितीय लगाओगे, अम लगा दिया, ग्रामम। अगला शब्द है निकषा। सेम मीनिंग है, जो समया का था ना वही यहाँ पे है, निकषा का भी मीनिंग है। सेम वाक्य लिया हमने, ग्रामम निकषा सरह अस्ति। दोनों वाक्य एक जैसे हैं, सिर्फ शब्द चेंज किया है, सेम वही रहेगा। अगला आपका शब्द है प्रति। मैंने अभी भी बताया था, तो प्रति के लिए हमने यहाँ पे वाक्य लिखा है मोहनः ग्रामम प्रति गच्छति। प्रति का मीनिंग क्या होता है, ओर, यानी कि डायरेक्शन, किसी एक निश्चित दिशा में। तो गांव की ओर मोहन जा रहा है, किसकी ओर जा रहा है, गांव की ओर, तो गांव में द्वितीय लगाओगे, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है ग्रामम। ठीक है, वाक्य बनाने का बोले तो इस तरह से बनाओ, शुद्ध अशुद्ध बोले तो प्रति को देखो और सही ऑप्शन को छांट करके आप रिक्त स्थान में भर दो, या जो अंडरलाइन शब्द है उसको ठीक कर दो। कारक अगर पूछ रहा है तो अगर आपको ये शब्द दिखता है तो भी आप इसी तरह से उसको करेंगे। अगला शब्द हमने यहाँ लिखा है हा। दुख प्रकट करने के लिए हा, और हा के साथ है ना ये विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है, मतलब एक ये वाक्य डंडा लगाया हमने पूर्ण विराम की तरह, और क्या होता है नीचे बिंदु लगाते हैं। ठीक है, विस्मयादिबोधक चिन्ह इसको बोलते हैं, हैरानी अगर होती है, ठीक है, दुख होता है, तो ये हमने लिखा हा। इदम किम अभवत। इदम मतलब यह, किम क्या, अभवत हुआ,
अरे यह क्या हुआ, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, ठीक है। कहाँ पे लगाई हमने, किम में लगाई है, ठीक है। चलो अगला शब्द देखते हैं, धिक शब्द है अगला। धिक का मतलब क्या होता है, धिक्कार। मैंने अभी बताया था ना कि अगर कोई ऐसा काम कर दे जिससे हम बोले कि तुझे तो धिक्कार है, नालायक तूने ऐसा कर दिया, तो धिक्कार के लिए धिक शब्द इस्तेमाल होता है। और जिसको धिक्कार करते हैं ना, बालक को है, मूर्ख को है, किसी को भी करेंगे, उसमें द्वितीय लगेगी। तो यहाँ पे लिखा धिक मूर्खम, मूर्ख को धिक्कार है, तो जिसको धिक्कार है उसमें द्वितीय, तो मूर्ख में द्वितीय लगी मूर्खम। लगाया हमने, मैंने द्वितीय का स्ट्रक्चर आपको बताया हुआ है। चलो एक आध शब्द और है वो भी देख लेते हैं, फिर वाक्य बनाएंगे। ये शब्द हमने लिया है विना। विना को हमने यहीं पे ले लिया। विना में जो है ना 3 विभक्ति लगती है एक साथ, लेकिन हमने यहीं पे ले लिया क्योंकि पहले द्वितीय में भी लगता है, ठीक है। विना में, विना शब्द यानी कि किसी के बिना, रहित होना, कोई चीज उसके बिना खाली होना, ऐसा अगर अर्थ आता है तो आप उसमें द्वितीय लगाएंगे। जिसके बिना होगा उसमें द्वितीय लगाएंगे, ठीक है। ठीक, तो आगे देखते हैं। द्वितीय भी लगेगी, तृतीय भी लगेगी और पंचमी भी लगेगी। अब द्वितीय का रूप तो मैंने बताया कि लगा करके होता है, तृतीय का रूप होता है एन लगा करके, और चतुर्थी पंचमी का विभक्ति होता है आत लगा करके। ये पुल्लिंग में होता है या नपुंसकलिंग में होता है, इस तरह से, ठीक है। तो हमने क्या किया है, सेम वाक्य लिया है सब जगह पे, 3 शब्द चेंज किए हैं कि जलम बिना, जलेन बिना और जलात बिना, ठीक है। बिना शब्द की वजह से, जिसके बिना, हिंदी है कि जल के बिना जीवन नहीं है, किसके बिना नहीं है, जल के बिना, तो जल में द्वितीय लगाई, जल में तृतीय लगाई और जल में पंचमी लगाई। सेम मीनिंग है तीनों वाक्यों का, सिर्फ विभक्ति चेंज हुई है। तीनों में से कोई भी एक लगा सकते हो, तो वाक्य आपका सही होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। जलम बिना, जलेन बिना, जलात बिना, ठीक है। मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। चलो हम कुछ वाक्य बनाते हैं, देखते हैं वाक्य। जब आप वाक्य बनाते हो ना बेटा, अगर आपके पेपर में वाक्य आ गया, हमने यहाँ पे पहला मैं वाक्य लिख रही हूँ, जैसे वहाँ पे लिखा हुआ था, फिर मैं यहाँ फिर से लिख रही हूँ कि पार्क, उद्यान या बगीचा, पार्क, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप पार्क भी लिख सकते हो, उद्यान भी लिख सकते हो, या बगीचा भी लिख सकते हो। उद्यान के चारों ओर या बगीचे के चारों, उद्यान नहीं लिखती, उद्यान तो संस्कृत का शब्द हो गया, तो थोड़ा सा कठिन कर लेते हैं। तो हमने लिखा कि बगीचे के चारों ओर, बगीचे के चारों ओर पेड़ है तो बहुत बार कर चुके हैं। चलो और देखते हैं क्या है। बगीचे के चारों ओर हम क्या कर सकते हैं, नदी है, देख ही लेते हैं ना, नदी के बीच में कर देते हैं बगीचे को। बगीचे के चारों ओर क्या है, नदी है, मतलब फैली हुई है नदी, ठीक है। अब आप जब इन वाक्यों की संस्कृत बनाएंगे तो आप क्रम से बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप वाक्य को ध्यान से पढ़िए। बगीचे के चारों ओर नदी है, आपको शब्द दिखा चारों ओर, ठीक है। चारों ओर देखते ही, चारों ओर की संस्कृत मैंने आपको क्या बताई है, मैं भी आपको बताती हूँ। चारों ओर की संस्कृत मैंने आपको बताई थी परितः। क्या बताई थी, परितः, ठीक है। तो आप चारों ओर की संस्कृत देखते ही, परितः देखते ही आप क्या करेंगे, किसके चारों ओर है, बगीचे के चारों ओर। तो बगीचे की जो संस्कृत होगी इसमें आप द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, ठीक है। तो बगीचे, बगीचे की संस्कृत क्या होती है, उद्यान। अब उद्यान की द्वितीय क्या होगी, लगाना है ना, उद्यानम। तो हमने बगीचे के भी बना दी, चारों ओर भी बना दी, बगीचे के चारों ओर, उद्यानम परितः। क्या है, नदी है, नदी की तो नदी ही होती है संस्कृत, नदी लिख दिया, ठीक है। और है की संस्कृत क्या होती है, अस्ति, अस्ति लिख दो, ठीक है। एक है ना, एक है तो अस्ति लिखा, अगर बहुत सारी होती तो अस्ति संति लिखते, बहुत सारे के लिए हम लिखते हैं संति, एक है इसलिए हमने लिखा अस्ति। मुझे लग रहा है वाक्य समझ में आया होगा। पहले चारों ओर की संस्कृत लिखें, समझेंगे। चारों ओर की परितः है, किसके चारों ओर, बगीचे के चारों ओर। बगीचे की संस्कृत उद्यान, उद्यान में द्वितीय लगाएंगे। मैंने अभी भी बताया कहाँ का द्वितीय लगती है, नदी, अस्ति, नदी है, ठीक है। मुझे लगता है बेटा आपको ये वीडियो समझ में आएगी, पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस विभक्ति से संबंधित अगर और भी वाक्य आप चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करिए, हम और वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।